मिस्र की सभ्यता। आज का जो हमारा टॉपिक है मिस्र की सभ्यता के ऊपर है। मिस्र की सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता व मिस्र की सभ्यता समकालीन सभ्यताओं के रूप में भी जानी जाती हैं। तो यहाँ पर हम मिस्र जो अफ्रीका महाद्वीप में है वहाँ पर एक सभ्यता उभर कर आई कांस्य युगीन काल में के रूप में इस सभ्यता को जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सभ्यता की इंट्रोडक्शन को लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी भौगोलिक स्थिति, उसके बाद नील नदी के बारे में, क्योंकि मिस्र की सभ्यता में नील नदी का बड़ा योगदान है। मिस्र सभ्यता की खोज कैसे हुई, मिस्र सभ्यता का समय काल क्या है, कब ये सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता के लोगों के बारे में कि कौन सी जातियां यहाँ पर रहती थी, मिस्र सभ्यता के स्रोत जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आधुनिक स्रोत के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। इसके बाद के जो आगे हैं भाई, इसके राजनीतिक इतिहास, मिस्र सभ्यता का जो राजनीतिक इतिहास है, मिस्र की सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसका सामंतकालिक युग है, मध्यकालीन जो कहते हैं, 3 पार्टों में जो ये बटा हुआ है। उसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं प्रमुख सी, जिसमें हम इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ हम इसके स्रोत तक ही बात करते हैं। तो मिस्र सभ्यता का उदय, इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले। मिस्र सभ्यता का उदय नील नदी घाटी में हुआ। नील नदी जो मिस्र सभ्यता के यहाँ पर है, या मिस्र देश में जो नील नदी है, अफ्रीका द्वीप में जो नील नदी है, जो महत्वपूर्ण नदी है, तो मिस्र सभ्यता का उदय नील नदी की घाटी में हुआ था। मिस्र के विषय में कहा गया, मिस्र वह देश है जिसे नील नदी सींचती है और इसका पानी पीने वाले लोग मिस्री कहलाए। ये अलग अलग धारणाएं हैं, इसकी एक इंट्रोडक्शन मैंने बताई है। हेरोडोट्स जो एक इतिहासकार है, जो आधुनिक इतिहास का, या कहें कि इतिहास का पिता हेरोडोट्स, यूनान का प्रमुख इतिहासकार या साहित्यकार या दार्शनिक जिसको कह सकते हैं, हेरोडोट्स, यूनान से। हेरोडोट्स ने मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहकर पुकारा है। मिस्र के लोग नील नदी को एक देवी के रूप में पूजते थे, जिसे आइसिस कहा जाता है। तो नील नदी को आइसिस देवी के रूप में पूजते थे। नील नदी के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, जिसे यहाँ पर अच्छी खेती होती थी। उसके बाद आता है, मिस्र में माँ और गुरु का आदर किया जाता था। प्राचीन कालीन में यहाँ बड़े बड़े पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिड विश्व प्रसिद्ध हैं, तो बड़े बड़े पिरामिड थे। इसीलिए मिस्र की सभ्यता को पिरामिड कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मिस्र की सभ्यता की भौगोलिक स्थिति कैसी है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है मिस्र। इसके और वहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, वह एशिया माइनर है। दक्षिण में सूडान के जंगल हैं। पूर्व की तरफ, मिस्र के पूर्व की तरफ लाल सागर व अरबिया, और पश्चिम में लीबिया देश है, जहाँ लीबियन लोग रहते हैं, लीबियन जाति के लोग रहते हैं। प्राचीन काल में मिस्र प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित होता था। यही कारण था कि विदेशी जातियां मिस्र पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकी। इस सभ्यता ने विश्व को, जहां खुफू तथा हर्षेपसुट जैसे महान शासक और शासिकाएं, खुफू जैसे शासक और हर्षेपसुट जैसी शासिका, जो विश्व की पहली महिला शासिका के रूप में भी जानी जाती है। वहीं गीजा के पिरामिड जो विश्व प्रसिद्ध हैं,
करनाक और लक्सोर के मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर अपनी कला में बहुमूल्य है या प्रसिद्धि रखते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं नील नदी की। नील नदी नील नदी के बारे में। मिस्र में नील नदी का महत्व बहुत अधिक है। नील नदी न होती तो मिस्र में सभ्यता का विकास भी नहीं होता। नील नदी को प्राचीन काल में हापी कहकर पुकारा जाता था। यानी नील नदी का जो प्राचीन काल में नाम था, आज आधुनिक काल में नील नदी बोलते हैं, तब इसको हापी कहकर पुकारते थे। नील नदी युगांडा के पर्वतों से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। दक्षिणी छोर जो हमने बताया, दक्षिणी छोर पर युगांडा के पर्वतों से निकलकर ये उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र का कुल क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग मील है और नील नदी की घुमावदार लंबाई, जो कुल लंबाई है, वो 4000 मील है। टॉलमी नाम का इतिहासकार, टॉलमी नाम के इतिहासकार ने युगांडा पर्वत को चांद का पर्वत कहा है। टॉलमी नाम का जो इतिहासकार है, उसने युगांडा पर्वत को चांद का पर्वत कहा है, जिससे नील नदी निकलती थी। नील नदी पर्वतों से निकलती थी, इसीलिए यहाँ की भूमि काली पाई जाती है। और यही कारण था कि मिस्र के लोग अपने देश को काला देश भी कहकर पुकारते थे। मिस्र के लोग नील नदी को हापी कहकर पुकारते थे, नील नदी को आइसिस देवी के रूप में पूजते थे, और नील नदी जो काली मिट्टी अपने साथ लेकर आती थी, इसीलिए मिस्र के लोग अपने देश को काला देश कहकर पुकारते थे। मिस्र में नील नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक सवेत नदी, दूसरी नीली नदी, और दोनों का जब मिश्रण हो जाता है, दोनों एक साथ मिल जाती हैं, तो नील नदी के रूप में पहचान बनाती है। यह नदियां मिस्र की भूमि को पूरे वर्ष पानी प्रदान करती हैं, जो कृषि में काम आता है, पीने में काम आता था। नील नदी ने ही मिस्र को आर्थिक विकास, समृद्धि तथा विश्व में गौरव प्रदान किया। इसीलिए यूनान के सुपर इतिहासकार हेरोडोटस ने इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने मिस्र को नील नदी की देन कहा है। तपती गर्मी के समय नील नदी की जो धाराएं थी, वो सूख कर पतली हो जाती थी और खेत खलियान भी सूख जाते थे। तब उस पतली धाराओं से जो पानी, या जो कम पानी हो जाता था नदी में, तो उस समय जो पानी सिंचाई के लिए लिया जाता था, वो सैडुफ व डेकुली की सहायता से निकाला जाता था और कृषि कार्य पूरा किया जाता था। सैडुफ और डेकुली, जो एक रहट के रूप में हम ले सकते हैं। उसके बाद आगे आता है मिस्र की सभ्यता की खोज कैसे हुई। 1798 ईस्वी में नेपोलियन, जो फ्रांस का शासक है, फ्रांस में शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने साम्राज्य विस्तार के लिए मिस्र पर आक्रमण किया, तो इस सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य उसे प्राप्त हुई। नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर आक्रमण के समय विद्वानों का एक दल अपने साथ ले गया था। इन विद्वानों ने मिस्र के रोसेटा नामक स्थान पर, जिसके नाम से ही पर एक अभिलेख मिला और इसीलिए रोसेटा अभिलेख कहलाया। जगह का नाम था रोसेटा और वहाँ अभिलेख मिलता है और उसी के नाम पर हुआ, रोसेटा अभिलेख मिला और उसको ये अपने साथ ले जाता है। कहता है कि रोसेटा अभिलेख पर 3 प्रकार की लिपियों में कुछ लिखा हुआ था और फ्रांस के विद्वान सापोलो ने 1798 ईस्वी से 1832 ईस्वी के बीच इन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद आगे आता है मिस्र का समयकाल क्या है। कांस्य युगीन सभ्यता का समयकाल क्या है। मिस्र सभ्यता कब विकसित हुई, इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। पुरातत्ववेद
सभ्यताओं को मिस्र से मिट्टी के बर्तन, तांबे की मूर्तियां, प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं काफी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। परंतु इन वस्तुओं से मिस्र सभ्यता के काल की सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। पुरातत्ववेताओं के अनुसार 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक पाषाण काल था और अतः इस सभ्यता का विकास 3,000 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरू हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार मिस्र सभ्यता 3,000 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व के बीच में अपने चरम सीमा पर थी। उपयुक्त विचारों की तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मिस्र सभ्यता का विकास 3,000 ईस्वी पूर्व से पहले आरंभ हो चुका था। 3400 ईस्वी पूर्व का क्रमबद्ध इतिहास मिलना आरंभ हो जाता है। उसके बाद आता है मिस्र सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन हैं। मिस्र के लोग कहाँ से आए, किस जाति से हैं, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। मिस्र में प्राग ऐतिहासिक युग जो बिल्कुल प्राचीन काल है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड जिसको कह सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक युग भी जिसको कह सकते हैं, से ही आदि मानव के रहने के प्रमाण मिस्र में मिले। लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में मानव अपना जीवन व्यतीत करता था। नवपाषाण काल में यहाँ 3 जातियां रहती थी, जिनमें लीबियन, तो आज भी जो इसका पड़ोसी देश लीबिया है वहाँ के लोग लीबियन, दूसरी सेमेटिक और तीसरी जाति इजियन, इजिप्ट या मिस्र यानी कि यहाँ के स्थायी निवासी, जिसको हम इजियन या मिस्री लोग कह सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सेमेटिक लोगों की एक शाखा पश्चिमी एशिया से आकर नील नदी के मुहाने पर बसी तथा लीबियन लोगों से घुल मिल गई। आगे चलकर इसी मिश्रित जाति के लोग मिस्र सभ्यता के निर्माता बन गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि लीबियन, सीरियन, नूबी, सेमेटिक जातियों के लोग मिस्र सभ्यता के निर्माता थे। उनके अतिरिक्त कुछ अन्य इतिहासकार मिस्र के निवासियों को काकेशियन और सेमेटिक जाति से संबंधित बताते हैं। अतः यहाँ पर विभिन्न नस्ल और जातियों के निवास व्यक्ति करते थे, यह हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है मिस्र सभ्यता के स्रोत, जिनके आधार पर मिस्र सभ्यता की खोज हुई और यहाँ पर जो प्रमाण मिलते हैं, सोर्सेज। सबसे पहला है साहित्यिक सोर्स या स्रोत। मिस्र के इतिहास के विषय में प्राचीन यूनानी एवं रोम के इतिहासकारों के विवरणों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि यूनान की जो सभ्यता है वहाँ पर जो लेखन कार्य हुआ, जो साहित्यिक कार्य हुए, या रोम की जो साम्राज्य फैलाया सभ्यता जो विकसित हुई, उसके आधार पर हम कह सकते हैं वहाँ पर जो इतिहासकारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य लिखे, उनसे काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। उस तरह की बातें ये करता है साहित्यिक स्रोतों में, वो विश्वसनीय हैं कि नहीं हैं। ये कहता है कि इनसे जानकारी मिली। आज हमारे पास मिस्र के इतिहास को जानने के लिए बाइबल है, हेरोडोटस की रचनाएं हैं, रोम के शासक डायोडोरस तथा पुजारी मेनेथे की कृतियाँ सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। बाइबल एक धार्मिक पवित्र पुस्तक है। यह मिस्र के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु यह मिस्र के विषय में बहुत कम तथा अविश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। यहीं दूसरी तरफ हेरोडोटस की हिस्टोरिका, डायोडोरस की कृतियाँ भी जानकारी देती हैं। उनसे भी यानी कि हेरोडोटस की हिस्टोरिका और डायोडोरस की कृतियों से भी मिस्र के प्राचीनतम इतिहास की सही जानकारी उपलब्ध नहीं होती। साहित्यिक स्रोतों में पुजारी मेनेथे नाम की, जो एक मेनेथे नाम का पुजारी था, उसकी कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो है मनेथे नाम के पुजारी या पुजारी मनेथे की कृतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मिस्र का इतिहास जानने वाले साहित्यिक स्रोतों में
मनेथे नामक एक यूनानी पुजारी की कृति को मिस्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मनेथे को 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिस्र के यूनानी राजा फिलाडेल्फस टॉलमी ने प्राचीन मिस्र के अभिलेखों को संग्रहित व व्यवस्थित करने का काम दिया था। मनेथे ने मिस्र के एकीकरण से लेकर सिकंदर की जीत तक वहां शासन करने वाले 31 राजवंशों की सूची बनाई, जिसका आदेश फिलाडेल्फस टॉलमी के द्वारा दिया गया था। मनेथे की सूचनाओं में मिस्र के इतिहास संबंधी उपयोगी तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, जिनकी पुष्टि पुरातात्विक व अन्य साक्ष्यों से हो गई है। दुर्भाग्यवश मनेथे की कृति अब उपलब्ध नहीं होती हैं। उसके बाद आगे आता है पुरातात्विक स्रोत। मिस्र का इतिहास जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय सामग्री पुरातात्विक साधनों को ही माना गया है। इन साधनों में मिस्र के पिरामिड, वहाँ के मंदिर, भित्ति चित्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र, अभिलेख, स्मारक आदि हैं। मिस्र के पिरामिड तत्कालीन स्थापत्य कला तथा तांत्रिक विद्या का ज्ञान करवाते हैं, तो मंदिर और समाधियों की दीवारों पर लिखे लेख, पाषाण खंडों एवं शिला खंडों पर लिखे अभिलेख मिस्र के राजनीतिक इतिहास, धर्म, कला, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इनके अतिरिक्त खुदाई में पाषाण खंडों तथा पेपिरस एक पौधा होता है, उसका प्रयोग करते थे लेखन के लिए। पेपिरस की कलम भी बनाई जाती थी और पेपिरस का जो पौधे की जो छाल होती थी या जो पत्ते होते थे, उन पर लिखने का कार्य होता था, वो कागज़ के रूप में प्रयोग किए जाते थे। तो पेपिरस कागज़ पर लिखे ग्रंथ भी काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इन स्रोतों के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय में राजसूचियाँ लिखने की प्रथा थी। उसके बाद अगला आता है आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत में आधुनिक काल में मिस्र के ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका है। जब नेपोलियन 1798 ईस्वी में मिस्र पर आक्रमण किया तो अपने साथ रोसेटा नामक स्थान से एक अभिलेख फ्रांस ले गया और यह अभिलेख आजकल पेरिस के, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसके संग्रहालय में है। रोसेटा से प्राप्त शिलालेख को फ्रांस के विद्वान सापोलियो ने कठिन परिश्रम के बाद पढ़ने में सफलता प्राप्त की और निष्कर्ष निकाल दिया कि मिस्री अभिलेखों में राजा के नाम को एक रेखा के द्वारा घेरा जाता था, जिसे कारतूस प्रणाली कहा गया है। तो ये बताया जाता है कि कारतूस क्या है, तो वहाँ पर कारतूस कहेंगे कि जो मिस्र का राजा का नाम है उसको चारों तरफ से एक रेखा घेरी हुई है, इस विधि को कारतूस प्रणाली कहेंगे। रोसेटा से प्राप्त अभिलेख जो पत्थर का बना हुआ है, इसकी चौड़ाई 2 फुट 4.5 इंच तथा ऊंचाई 3 फुट 9 इंच है। इस पर 3 लिपियां लिखी हुई हैं। सबसे ऊपर गुडाक्षर, पवित्र या हेरोग्लिफिक लिपि है। गुडाक्षर लिपि भी कह सकते हैं, जिसे अक्षर गुड अक्षर, दूसरी तरफ इसको पवित्र लिपि भी कहते हैं और तीसरी तरफ इसको हेरोग्लिफिक लिपि भी कहते हैं। तो जो सबसे शीर्ष पर है दूसरे रो, इस अभिलेख के मध्य में डिमोटिक लिपि है, जो मिस्र वासियों की प्राचीन लिपि है, और इसके निचले हिस्से पर यूनानी लिपि है। तो यहाँ पर इस अभिलेख के ऊपर 3 लिपियाँ हैं। पहली लिपि गुडाक्षर या हेरोग्लिफिक या पवित्र लिपि, दूसरी मध्य में डिमोटिक लिपि और निचले हिस्से पर यूनानी लिपि है। इससे की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इस अभिलेख को पढ़ने में सापोलियो कामयाब हुआ और इससे काफ़ी जानकारी मिली। बाद में दूसरी तरफ जाते हैं, टॉम्स यंग को यहाँ से एक स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसके निचले भाग पर यूनानी लिपि लिखी हुई थी और उसको भी पढ़ा जा सका। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मिस्र के जो स्रोत क्या हैं। दूसरी तरफ मिस्र के स्रोतों के साथ साथ हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, मिस्र की लोगों की जातियों के बारे में बात की, मिस्र का काल क्या है और मिस्र की खोज
कैसे हुई, इस तरह की बातें। नील नदी के बारे में हमने चर्चा की कि इसको उस समय हापी कहकर पुकारा जाता था, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इस तरह की बातें हमने की और इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।